देखिए बच्चों, क्लास 10th की बायो में जो फर्स्ट चैप्टर डाला था, मैंने आपको उसमें लाइव प्रोसेस में टॉपिक कराया था। जो इससे पहले वाला एलिमेंट्री कैनाल, क्या कराया था? एलिमेंट्री कैनाल वाला, जिसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। अब वहाँ डाइजेस्टेड फूड हो गया। अब रेस्पायरेशन देखते हैं। रेस्पायरेशन क्या होता है? पहले तो मैं आपको इससे पहले वाला कुछ, उससे पहले एक चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। रेस्पायरेशन से पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि जो आपको डाइजेस्टेड फूड है, वो डाइजेस्टेड फूड दो एम्स के लिए, दो उद्देश्य के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करते हैं? एक तो वो डाइजेस्टेड फूड हमें, जो हमारी लाइफ प्रोसेस है, जिसमें आप एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल को, समझ आ रहा है आपको? एक्सक्रीट करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं और सारी रिप्रोडक्शन करते हैं। ये जो प्रोसेस हैं, उनके लिए क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं। किससे? डाइजेस्टेड फूड से। जो डाइजेस्टेड फूड हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था, जो डाइजेस्टेड फूड ब्लड के रूप में हमें मिल जाता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हम अपनी बहुत डिफरेंट टाइप के जो लाइफ प्रोसेस हैं, उनको पूरा करने में यूज़ किया था। दूसरा, जो डाइजेस्टेड फूड है, उससे हम लोग क्या करते हैं? उससे हम लोग अपने बॉडी की ग्रोथ और जो रिपेयरिंग होती है, उसके रूप में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि जो डाइजेस्टेड फूड जो आपको मिला एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा, उसमें आप जो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है, वो उसमें कहाँ यूज़ होता है? एक तो सबसे पहला यूज़, वो उसमें जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेस में यूज़ होता है। दूसरा, वो जो ग्रोथ, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, और ग्रोथ जो होती है उसमें, और जो रिपेयरिंग होती है सेल्स की, टिश्यूज़ की, उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक, ये तो इसमें हो गया। मैं आपको बताया था कि ये हमें समझना। इसके बाद अब देखिए, हमें जो भी फूड मिला, उससे हमें एनर्जी के लिए क्या एनर्जी अगर चाहिए तो क्या करते हैं? हमें ज़्यादातर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमें फूड से अगर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन क्या करती है? ये ऑक्सीजन बॉडी की अलग अलग सेल्स में क्या करती है? उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है। ग्लूकोज कौन सा? क्या ग्लूकोज? जो फूड है, वो उसके साथ रिएक्ट करती है और बर्न करती है। क्या करती है? उसमें ऊर्जा निकालने के लिए, या उसमें से एनर्जी निकले, वो निकालने के लिए उसमें से क्या करते हैं? उसका बर्निंग होती है, और उसमें जो एनर्जी मिलती है, ये सेल्स में एटीपी के फॉर्म में यूज़ हो जाती है। किसमें? एटीपी फॉर्म में। एटीपी पढ़ा हो आपने 9th क्लास में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल्स में एटीपी फॉर्म में यूज आती है, और जब भी बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस स्टोर एनर्जी का यूज़ करते हैं। जो एनर्जी हमें कहाँ से जब किस फॉर्म में किस फॉर्म में स्टोर है? एटीपी फॉर्म में। तो एटीपी फॉर्म में उसको हम लोग टाइम टू टाइम उसको यूज़ करते रहते हैं। ठीक, अब रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन क्या होता है? जो भी प्रोसेस जिससे हम लोग एनर्जी लेते हैं, द प्रोसेस विच गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ये क्या है? ये रेस्पायरेशन है। क्या ये? रेस्पायरेशन है। जब ऑक्सीजन एनर्जी को निकालने के लिए क्या करती है? फूड को बर्न करती है।
क्या करती है, फूड को बर्न करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक, और इसके बाद जब इसमें ऑक्सीजन को अंदर करना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर निकालना, ये सब किसकी प्रोसेस में होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता है। समझ आ गया। तो द प्रोसेस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स इसमें, ऑक्सीजन टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, एक्सक्रेट वॉइस वेस्ट मटेरियल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सब प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। अब देखिए, मैं इसको अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो फूड प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या, CO2 प्लस वाटर प्लस क्या, जो हमें चाहिए, एनर्जी। क्या, एनर्जी। समझ में आ गया। इसको सेल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन को कहते हैं क्योंकि भैया ये जो एनर्जी होती है वो कहाँ होती है, सेल्स में होती है। तो जो भी एनर्जी का फ्री होती है या रिलीज होती है वो सब सेल्स के अंदर होती है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब कभी कभी पूछ लेते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, रेस्पिरेशन मीन्स कहता है वो सांस लेना होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें लंग्स काम करते हैं। ठीक है, समझ रहा। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसमें क्या करते हैं, ब्रीथिंग तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हम लोग फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग तो करते ही हैं, इसके साथ साथ फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं। और जो ब्रीथिंग होती है एक फिजिकल प्रोसेस होती है। ब्रीथिंग क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन जो होती है वो केमिकल प्रोसेस होती है। समझ में आ रहा आपको। मैंने आपको बताया था कि ब्रीथिंग में लंग्स काम करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो सेल्स में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, जो जहाँ पर क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज होता है। समझ आ गया। तो जो मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, बायोकेमिकल, और ब्रीथिंग कैसी है, फिजिकल, जो कई स्टेप में होती है। मैं आपको ये बताता हूँ किस स्टेप में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप ध्यान समझना। सबसे पहले जैसे आपको मैंने क्या बताया था कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। क्या होती है, एटीपी फॉर्म में यूज होती है, और जब हमें इसको ज़रूरत पड़ती है तो हम टाइम टू टाइम इसका यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, अब एडीपी और एटीपी समझ लीजिए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट समझ लीजिए। पहले एडीपी, एडेनिसिन डाइफॉस्फेट, एक ऐसा सब्सटेंसेस है, ये सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है। इसमें एनर्जी किसमें होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में होती है।
और जो एटीपी होती है ये भी सेल्स के अंदर ही होती है, लेकिन इसमें ऊर्जा जो एनर्जी होती है बहुत बड़ी मात्रा में होती है। समझ में आ गया। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बना एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। समझ में आ गया। इसलिए इसे हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। एडीपी में 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, एडीपी में 2 फॉस्फेट होते हैं, जबकि एटीपी में उसके मॉलिक्यूल्स में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। समझ में आ रहा आपको? 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अब जैसे मैं आपको इनको प्रोसेस के द्वारा समझाऊं, देखिए अब मैंने आपको बताया एडीपी में 2 फॉस्फेट और एटीपी में 3 फॉस्फेट। एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस ऊर्जा प्लस एनर्जी, तो क्या बनेगा? एटीपी। ये समझ लीजिए, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ठीक। अब एटीपी आ गई। एटीपी में हाई एनर्जी होती है। कैसी होती है? हाई एनर्जी होती है। और ये एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। क्लियर? ये एडीपी और एटीपी जब कभी भी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसे रिलीज़ करने के लिए क्या करते हैं? वाटर का यूज़ करके हम एटीपी को ब्रेक कर देते हैं। एटीपी को ब्रेक कर देते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर एडीपी में लेस एनर्जी है और लेस एनर्जी में क्या बाद मिलेगा? हाई एनर्जी। समझ में आ गया? तो जब एडीपी और फॉस्फेट और उसमें एनर्जी मिलाते हैं तो हमें एटीपी मिल जाता है। और जब कभी भी सेल्स, हमारी बॉडी सेल्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी? एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, तो वो वाटर के थ्रू एटीपी को तोड़ देते हैं और एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ गया? और इस पूरी प्रोसेस में 30.5 किलो जूल पर मोल, कितनी? 30.5 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर? और ये जो एटीपी द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं इसको ग्राफ के द्वारा भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी यहाँ समझ लीजिए कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ क्या है। यहाँ पर ग्लूकोज होता है, जो क्या होता है? ग्लूकोज क्या? वो फूड। क्या होता है? फूड। जो हम लोग C6H12O6 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो C6H12O6 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो ग्लूकोज होता है इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। कितने कार्बन एटम होते हैं? 6 कार्बन एटम होते हैं। अभी ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा, अच्छे समझ लीजिए। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं और एक सिंपल फूड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लूकोज सिंपल फूड कहलाता है। जो ब्रीथिंग पीरियड होता है उसमें क्या होता है? उसमें ऑक्सीडाइज होता है। अब जैसे ही ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो अब ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो ये पायरूवेट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? पायरूवेट में।
अब ऑक्सीडेशन जैसे करते हैं तो पायरुवेट, अब पायरुवेट क्या होता है ये आपको समझना है। पायरुवेट में आपको ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, जबकि जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड होता है, 3 कार्बन एटम वाला पायरुवेट। समझ लीजिए पहले इसको। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया तो पायरुवेट बना। मैं इसको समझाऊँ, मैं आपको उस ग्राफ से भी समझाऊंगा, बहुत समझ आ जाएगा फिर आपको। पायरुवेट PyReVAT ये पायरुवेट कहलाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लूकोज हमेशा ऑक्सीडेशन, तो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन एटम होता है, जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन एटम होता है। ठीक है, और इसका अगर हम फॉर्मूला बताएंगे पायरुवेट का तो हम इसको बहुत इजी से बता सकते हैं। पायरुवेट का फॉर्मूला देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड COH, ये पायरुवेट का फॉर्मूला है, ये पायरुवेट का फॉर्मूला ऑफ पायरुवेट। तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज आता है, यानी 6 कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम में टूट जाता है। क्लियर। और इसमें ग्लूकोज में जब टूटता है तो पायरुवेट में, तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अब ग्लाइकोलाइसिस होने पर इसमें पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। और ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन? पायरुवेट। अब ध्यान समझिए कि इसमें पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट टूट गया तो एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, एक ऐसी भी प्रोसेस होती है कि इसमें ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, और एक इसमें ऐसी भी होती है कि कम ऑक्सीजन की सी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर 3 टाइप के प्रोसेस होती हैं ग्लूकोज जब पायरुवेट में टूटता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपसे कहा मैं इसको अगर आपको बिना फिगर के बताऊंगा तो शायद आपको एक बार को समझ में भी ना आए, लेकिन अगर उसके बाद समझा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको ग्लूकोज से पायरुवेट में कैसे जब प्रोसेस होता है 6 कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम में टूटता है तो ये कैसे काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इस वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से देखें।